तो हम स्टार्ट करते हैं अब कि फ्लूइड क्या होता है, देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने देख लिया सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, मैकेनिक्स देख ली। अब हम जंप कर जाते हैं फ्लूइड पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड। फ्लूइड अब देखो जनरली, मैं ये जनरली वर्ड बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ जनरली हम लोग क्या जानते हैं फ्लूइड का मतलब। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ी, कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, कुछ नहीं जाना, आपने बस 12वीं तक पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, चलो 10वीं भी करा, 10वीं तक है जनरली, मतलब फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है, फिजिक्स साइंस इसने पढ़ी हुई है। साइंस जनरली सोचता है कि फ्लूइड क्या होता है, आपने सुना होगा कभी नाम पहले फ्लूइड। तो हम लोग देखते हैं कि अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड और गैस फेज इज नोन एज फ्लूइड। देखो फ्लूइड किसको बोलेंगे, फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में होगा और लिक्विड फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा और लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, गैस में भी है तो फ्लूइड है, गैस भी है तो फ्लूइड है, लिक्विड भी है तो फ्लूइड है। सिंपल शब्दों में गैस भी है तो फ्लूइड है, लिक्विड भी है तो क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब गैस प्लस लिक्विड, गैस या लिक्विड, गैस या लिक्विड, फ्लूइड, ये फ्लूइड हो गया। ठीक है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या हमारी स्टडी के लिए केवल इतना काफी है? नहीं, हमारी स्टडी या फिर हमारी स्टडी का अप्रोच ये समझना जरूरी है। वैसे तो बहुत आसान है, कुछ भी गलत नहीं है, एक पॉइंट, एक शब्द गलत नहीं है कि ए सब्सटेंस इन अ गैसियस और लिक्विड फेज इज नोन एज फ्लूइड, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन क्या हमारी स्टडी के लिए इतना काफी है? नहीं, हमारी स्टडी के लिए इतना काफी क्यों नहीं है, ये जानना जरूरी है। देखो हमारी स्टडी का बेसिस क्या है, हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम सिविल इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग में हम डील किससे कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में हम डील किससे कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में हम डील करते हैं फोर्सेस और स्ट्रेसेस से। किससे डील करते हैं? फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस से, फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस से हम डील करते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था, हमें कुछ ऐसा डेफिनेशन चाहिए थी, हमें एक ऐसा डिफरेंशिएशन चाहिए था फ्लूइड और सॉलिड्स में जो किसके बेस पे हो, जो हो किसके बेस पे, स्ट्रेस या फिर फोर्स के बेसिस पे, क्योंकि हमारी स्टडी उसी पे डिपेंडेंट है, हम वही पढ़ने वाले हैं, हम उसी का इफेक्ट देखने वाले हैं। तो जो हम कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा डिस्टिंक्शन, कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन जो किस पे बेसिस हो, स्ट्रेस पे या फिर फोर्स पे, जो क्लियरली डिफरेंशिएट करता हो किसको, फ्लूइड को और सॉलिड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना दिया एक डिस्टिंक्शन, एक डिस्टिंक्शन हमें पता चला, हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया, और वो हमें क्या पता चला, वो हमें ये पता चला कि जो फ्लूइड्स होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं वो अप्लाइड शियर फोर्स, शियर फोर्स, अप्लाइड शियर फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स, और बहुत जगह क्या लिखा रहता है, स्ट्रेस भी लिखा रहता है। देखो कई बुक्स में लिखा हुआ है स्ट्रेस, कई बुक्स में लिखा है फोर्स। ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें लिखी हुई है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड इज बेस्ड ऑन सब्सटेंस एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड अप्लाइड शियर ऑब्लिक टेंजेंशियल। बहुत जगह एक ही बात है, शेयर फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स। ये है शेयर फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स, दोनों एक ही चीज है। शेयर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स दोनों एक ही चीज है। तो शेयर या शेयर ऑब्लिक टेंजेंशियल, फोर्स ऑब्लिक स्ट्रेस, फोर्स ऑब्लिक स्ट्रेस। कई जगह फोर्स बोलते हैं, कई जगह स्ट्रेस बोलते हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स या स्ट्रेस। तो सब्सटेंस एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड अप्लाइड शियर ऑब्लिक टेंजेंशियल फोर्स ऑब्लिक स्ट्रेस दैट टेंड्स टू चेंज इट्स शेप। अभी हम आएंगे और खोलेंगे इसको, और खोलेंगे, अच्छे से आएंगे, भी चिंता मत करो। ठीक है, अच्छा देखो, दैट टेंड्स टू चेंज इट्स शेप। अच्छा, शियर फोर्स कभी भी किसी बॉडी पे लगेगा तो वो उसकी शेप को चेंज करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि शियर फोर्स कभी भी किसी बॉडी पे अगर लगता है तो उसकी शेप को डिस्टॉर्ट करता है, शेप को चेंज करने की टेंडेंसी लेके आता है उसमें। समझ में आ रही बात? अच्छा देखो, फिर आगे लिखा हुआ है ए सॉलिड कैन रेजिस्ट अप्लाइड शियर फोर्स बाय डिफॉर्मिंग, बाय डिफॉर्मिंग। अच्छा, हमने सॉलिड पे फोर्स लगाया, सॉलिड पे शियर फोर्स लगाया। अभी हम और अच्छे से खोलेंगे इस चीज को, चिंता मत करो, यहाँ पे पूरा ये होने वाला है, ये एनालिसिस पूरी होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, एनालिसिस पूरी होने वाली है यहाँ पे। अभी मैंने क्या किया, एक सॉलिड पे मैंने फोर्स लगाया, एक सॉलिड पे मैंने फोर्स लगाया, एक सॉलिड पे मैंने फोर्स लगाया। माना ये सॉलिड है, मैंने इस पे कोई भी टाइप का फोर्स लगाया, कोई भी टाइप का फोर्स लगाया, मैंने इस पे इतना फोर्स लगा के रखा हुआ है। आपको अगर ये आपको स्केल दिख रही हो तो मैंने इसको इतना डिफॉर्म करा हुआ है, मैंने इस पे फोर्स लगा रखा है। अच्छा, अब मैं ये इसको इतना डिफॉर्म करने के लिए मटेरियल इसको रेजिस्ट कर रहा है, मेरे फोर्स को मटेरियल क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ये स्केल मेरे पास है, आप सब ये देख रहे हैं, इसके मैंने सॉलिड पे फोर्स लगाया है, मटेरियल इसको रेजिस्ट कर रहा है। अब इतना अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए
इतना अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन को सस्टेन करने के लिए मुझे ये फोर्स इस पे कॉन्टिन्यूसली लगा के रहना पड़ेगा। मतलब ये बॉडी डिफॉर्म हो रही है और मेरे फोर्स को ये बॉडी क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है। अगर मुझे और मुझे और डिफॉर्म करना है तो मुझे और फोर्स लगाना पड़ेगा, और डिफॉर्म करना है तो मुझे और फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हो क्या रहा है, बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है मेरे फोर्स के अकॉर्डिंग, और मेरे फोर्स को बॉडी डिफॉर्म होके रजिस्ट कर रही है। ये प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स में, लेकिन फ्लूइड्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। कौन सी, लेकिन शेयर वाली। कौन सी, शेयर वाली। अगर फ्लूइड में मैं नॉर्मल फोर्स लगाऊं तो फ्लूइड उसको सस्टेन कर जाएगा, फ्लूइड नॉर्मल फोर्स को सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्लूइड पे ये शेयर या टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं तो फ्लूइड इसको सस्टेन नहीं कर पाता। वो फ्लूइड, इससे डिफॉर्मेशन होगा, फ्लूइड में डिफॉर्मेशन होगा। जैसे सॉलिड में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है वैसे ही फ्लूइड में भी डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता चला जाएगा जब तक उस पर वो फोर्स लगा हुआ है। देखो सॉलिड के केस में मैंने फोर्स लगाया, अभी मैं इस पे ये फोर्स लगा रहा हूँ, आप लोग बोलोगे इसमें बेंडिंग हो रही है, इसमें तो नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फोर्स का एग्जांपल दिखा रहा हूँ केवल, कि मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म होके इतना डिफॉर्म हो गया। अगर और डिफॉर्मेशन चाहिए तो और फोर्स लगाना पड़ेगा, और डिफॉर्मेशन चाहिए तो और फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन फ्लूइड्स के केस में अगर फ्लूइड पे मैं कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा टेंजेंशियल या शेयर फोर्स लगाऊं तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता चला जाता है, समझ में आई बात? अच्छा देखते हैं, अब देखते हैं, ये क्लियर हो गई ये चीज। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ए सॉलिड कैन रेजिस्ट अप्लाइड shear force by deforming, whereas fluids deform continuously under the influence of shear force no matter how small। ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करने वाला है कि फर्क नहीं पड़ता कितना छोटा भी फोर्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर फोर्स लगा है तो फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा। कब तक? जब तक कि वो फोर्स उस पे लगा हुआ है, अब बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये कोई एक सॉलिड बॉडी है, इस पे मैंने वर्टिकल प्लेन में यहाँ से थीटा एंगल पे, वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे एक फोर्स लगा दिया एफ। ये सॉलिड बॉडी है, ये फिक्स है, नीचे से फिक्स है, ये फिक्स है। अच्छा ये फोर्स एक इंक्लाइंड फोर्स है। आप देख रहे होंगे ये फोर्स कैसा फोर्स है, इंक्लिनेशन। ये फोर्स किसी इंक्लिनेशन पे है, इंक्लाइंड फोर्स है। अच्छा इंक्लाइंड फोर्स जब है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचो कि इस फोर्स का इस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होगा, इस फोर्स का इस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होगा। ये आप लोग सोचो थोड़ी देर, 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड लेके सोचो, बिल्कुल ध्यान से सोचो कि ये एक इंक्लाइंड फोर्स है इस बॉडी पे एक इंक्लाइंड फोर्स है। तो इस इंक्लाइंड फोर्स का इस बॉडी पे क्या असर होने वाला है, आप लोग ये सोचो। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया होगा, बहुतों को समझ में आ भी गई होगी बात। जिनको नहीं भी आई है वो चिंता मत करिए। यहाँ पे देखिए ये फोर्स जो है, ये फोर्स कुछ इस तरीके से फोर्स है, ऐसा तिरछा फोर्स है, ये ऐसा तिरछा फोर्स है। अगर ये बॉडी पे, माने मैं इस मार्कर की बात करूं, इस मार्कर पे मैं इस डायरेक्शन में इंक्लाइन डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं, यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं, तो देखो क्या हो रहा है इस बॉडी के साथ, ये मार्कर ऊपर भी उठ रहा है और ये मार्कर आगे भी चल रहा है, ये मार्कर ऊपर भी उठ रहा है, ये मार्कर आगे भी चल रहा है। मतलब ये बॉडी में ये फोर्स दो इफेक्ट लेके आ रहा है। एक इफेक्ट होगा कि जो ये फोर्स है ये इस बॉडी को इधर की तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ क्या कराने की कोशिश करेगा, मूव कराने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा। और एक क्या होगा, ये इसको ऐसे लिफ्ट कराने की कोशिश करेगा। क्या कराने की कोशिश? ऐसे लिफ्ट कराने की कोशिश करेगा, इसको लिफ्ट कराने की कोशिश करेगा। अच्छा अब ये जो दो फोर्सेस होंगे, ये फोर्सेस एक वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट लूं तो ये हो जाएगा क्या, F cos थीटा, और ये हो जाएगा F sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, F sin थीटा। ये कंपोनेंट ले सकते हैं ना इस तरीके से हम 2D में किसी भी, ये वेक्टर्स ना, फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो इस फोर्स को हम
दो कंपोनेंट में 2D में ब्रेक कर सकते हैं क्या, एक F cos थीटा, एक F sin थीटा। अब देखो, अब जो ये F cos थीटा वाला फोर्स का कंपोनेंट है, ये टेंड कराएगा बॉडी को इस तरीके से, ये इधर का फोर्स है, हॉरिजॉन्टल का फोर्स है। तो अगर ये बॉडी फिक्स नहीं होती तो ये फोर्स इस बॉडी को इधर मूव करना चाहता। ये F sin थीटा जो फोर्स है, ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स, किस पे, इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स है। तो ये इस बॉडी को लिफ्ट कराने की कोशिश करेगा, इस फोर्स को क्या, इस बॉडी को क्या करना, लिफ्ट कराने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इस एरिया के लिए ये कैसा है, टेंजेंशियल फोर्स, और इस एरिया के लिए ये कैसा है, नॉर्मल फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो हो जाएगी क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, और इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, शियर स्ट्रेस, क्योंकि ये फोर्स जो है एरिया के पैरेलल है, ये फोर्स जो है एरिया के पैरेलल है। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, शियर फोर्स। तो इसकी वजह से अगर ये बॉडी फिक्स है तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो हो जाएगी शियर स्ट्रेस, और जो ये फोर्स है इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है इसको लेके, शेयर फोर्स को लेके, शेयर फोर्स में मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि शेयर फोर्स का बॉडी पे इफेक्ट किस तरीके से आएगा, शेयर फोर्स का बॉडी पे इफेक्ट किस तरीके से आएगा। अच्छा, ये मेरी कोई सॉलिड बॉडी थी, इस पे मैंने कोई इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया F1, क्या फोर्स लगाया, F1 फोर्स लगाया मैंने इस तरफ, इस बॉडी पे। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे बताया कि बॉडी क्या करेगी, जो सॉलिड बॉडी होगी उसमें होगा डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन से वो इस फोर्स को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। इस डिफॉर्मेशन की हेल्प से उस फोर्स को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। अच्छा, इस बॉडी में इतना थीटा करके एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया, बॉडी में इस फोर्स की वजह से इतना डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये बॉडी यहाँ पे रुक गई, इतना ही डिफॉर्मेशन ये फोर्स करा सकता था, ये फोर्स इसमें इतना ही डिफॉर्मेशन करा सकता था, तो इसने इसको इतना डिफॉर्म करा, बॉडी ने रेजिस्ट करा, बॉडी यहाँ पे रुक गई। अब अगर मुझे इसमें और डिफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे एक फोर्स इसमें F2 लगाना पड़ेगा, एक फोर्स F2 लगाना पड़ेगा, जो कि F2 विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू F1। अब मैं एक F2 फोर्स लगाता हूं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो अब बॉडी में थोड़ा सा और डिफॉर्मेशन हो जाएगा, अब बॉडी में थोड़ा सा और डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये था θ1 और ये क्या है, θ2, θ1 और ये क्या है, θ2। अब बॉडी में थोड़ा और डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब जितना डिफॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक फोर्स के लिए एक डिफॉर्मेशन की वैल्यू, एक फोर्स के लिए एक डिफॉर्मेशन की वैल्यू। ये किसकी बात हो रही है, ये सॉलिड्स की बात हो रही है। अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अच्छा, मैं हर एक चीज को बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये लिक्विड है, ये क्या है, ये लिक्विड है। अब लिक्विड में हम सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं, लिक्विड में हम सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं। अब लिक्विड पे मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन ले लिया, लिक्विड में मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन ले लिया, और इस रेफरेंस प्लेन पे अब मैंने किसी भी स्टैटिक लिक्विड पे एक फोर्स लगाया, क्या लगाया, F1, क्या लगाया, एक फोर्स F1 लगाया। अब जब मैं देखो करते कैसे है इस एक्सपेरिमेंट को, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक डाई डाल दी, डाई होता है ना, कलर, एक डाई मैंने लिक्विड में यहाँ पे डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, डाई इंजेक्ट कर दी। अच्छा, ये डाई की कुछ खास प्रॉपर्टीज होंगी, वो भी ध्यान में रखना है। इस डाई की कुछ खास प्रॉपर्टीज होंगी ताकि ये डाई जहां पे है वहीं पे रहे। देखो, डाई की कुछ खास प्रॉपर्टीज होंगी। देखो, जैसे डाई की डेंसिटी किसकी डेंसिटी के बराबर होनी चाहिए, डाई की डेंसिटी हमारे लिक्विड की डेंसिटी के बराबर ही होनी चाहिए। डाई की डेंसिटी हमारे लिक्विड की डेंसिटी के बराबर ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ऐसा, अगर मैंने यहाँ पे डाई डाली और इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो डाई तो ऊपर आ जाएगी, अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ये तो नीचे चला जाएगा। तो मुझे डाई यहीं पे चाहिए, मुझे डाई यहीं पे चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब देखो, अच्छा, ये आपका होमवर्क है इस तरीके से कि आप कुछ डाई, जो कुछ कलरेंट होते हैं, कुछ डाइज होते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि ये डाई होती है, इनका यूज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, F1 फोर्स लगाया। अब मैं यहाँ पे F1 फोर्स लगाता हूँ तो मैंने कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया कि यार जो ये यहाँ पे कलर था, जो यहाँ पे कलर था, ये स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है। ये कलर था, जो ये कलर था, ये इस तरीके से ये डिफॉर्म हो गया, ये ऐसे। मैंने कुछ t1 सेकंड के बाद देखा, मैंने देखा कुछ t = 1 सेकंड के बाद देखा, 1 सेकंड के बाद देखा, तो ये चीज यहाँ से यहाँ पहुंच गई थी। जो पार्टिकल यहाँ पे था वो पार्टिकल यहाँ आ गया है, वो पार्टिकल यहाँ आ गया है, ठीक है। अब जो यहाँ पे था वो पार्टिकल यहाँ आ गया है, जो यहाँ पे था वो पार्टिकल यहाँ आ गया है, इस
इस तरीके से डिफॉर्मेशन हो गया, फोर्स लगा हुआ है। फिर मैंने देखा, एक और सेकंड के बाद देखा, एक और सेकंड के बाद देखा मैंने, एक और सेकंड के बाद देखा कि जो यहाँ पे ये पार्टिकल था, अब इसकी लोकेशन ये हो गई है, अब इसकी लोकेशन ये हो गई है, अब इसकी लोकेशन ये, अब इसकी लोकेशन ये, अब इसकी लोकेशन ये। फिर थोड़ी देर बाद अब लोकेशन ये हो गई है, अब लोकेशन ये हो गई। मतलब जो ये डिफॉर्मेशन हो रहा है, जब तक फोर्स लगा हुआ है, फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है डिफॉर्म। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने फोर्स लगाया, जितना डिफॉर्मेशन होना था उतना डिफॉर्मेशन हुआ, फिर बॉडी रुक गई, डिफॉर्मेशन रुक गया। लेकिन यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया और ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता ही चला जा रहा है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कुछ और चेक करता हूँ। मैंने देखा कि यार मैंने एक फोर्स, पहले फोर्स F1 लगा था, अब मैं लगाता हूँ एक F2 फोर्स लगाता हूँ, F2 फोर्स लगाता हूँ, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, F1, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, F1 है। अब मैंने कुछ और देखा चेंज, अब मैंने चेंज ये देखा, अब मैंने चेंज ये देखा कि जो पार्टिकल यहाँ पे था, अब वो एक सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, और दूसरे सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जो पहले यहाँ पे था, पहले जब फोर्स F1 था तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर बाद में यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचा। लेकिन जब मैंने फोर्स बढ़ा दिया तो जो यहाँ पे पार्टिकल था, अब वो ज़्यादा दूर तक चला गया, ये वाला पार्टिकल ज़्यादा दूर तक चला गया। कितने में, सेम 1 सेकंड में, सेम 1 सेकंड में, सेम 1 सेकंड में। फिर वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से। अगर मैं फोर्स और बढ़ा दूँ तो ये डिफॉर्मेशन, ये पार्टिकल फिर से 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, और फिर अगले से 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। तो कुछ डिफरेंस आपको फील हो रहा है, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो डिफॉर्मेशन दोनों केसेस में हो रहा है, डिफॉर्मेशन सॉलिड में भी हो रहा है, डिफॉर्मेशन लिक्विड में भी हो रहा है, फ्लूइड में भी हो रहा है, सॉरी फ्लूइड में भी हो रहा है। यहाँ पे एक फोर्स के लिए डिफॉर्मेशन की एक वैल्यू, यहाँ पे एक फोर्स के लिए डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस, दूसरे फोर्स के लिए भी डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस, अगले फोर्स के लिए भी डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आया, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, इसी एंगल को ही क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। दिस चेंज, दिस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर लेंथ को ही क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं शियर स्ट्रेन के टाइम में बात करूं, शियर स्ट्रेन के टर्म्स में बात करूं, तो एक शियर फोर्स के लिए शियर स्ट्रेन की एक वैल्यू है, एक फोर्स के लिए, एक शियर फोर्स के लिए शियर स्ट्रेन की एक वैल्यू है। लेकिन अगर मैं लिक्विड्स में सेम अगर बात करूं तो एक शियर फोर्स के लिए शियर स्ट्रेन की एक वैल्यू नहीं है। शियर स्ट्रेन लगातार कंटिन्यूअस चलता चला जा रहा है, डिफॉर्मेशन क्योंकि लगातार होता जा रहा है, तो कोई एक फिक्स शियर स्ट्रेन तो है ही नहीं, क्योंकि उस फोर्स ले भी शियर स्ट्रेन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अगले के भी शियर स्ट्रेन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो कंटिन्यूअस डिफॉर्म होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे फिर हम क्या चीज देखें, फिर यहाँ पे हम क्या चीज देखें, देखो तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा एग्जांपल, ठीक है, अगर ये आपके बहुत काम भी आने वाला है, ये हर जगह, ये बेसिक मतलब सोचने वाली बात है, ये सोचने का तरीका है कि देखो जिंदगी में जो भी चीज़ें कंटिन्यूअसली होती रहती ना, लाइफ में कोई भी अगर चीज़ कंटिन्यूअसली हो रही है, किसी भी कोई चीज़ कंटिन्यूअसली हो रही है, तो उसके टाइम पे हम कुछ और डिफाइन करते हैं। हम देखो, जैसे मैं इस टाइम पे चल रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअस चल रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या हो रही है, मेरी जो पोजीशन है वो किसी एक रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन क्या हो रही है, लगातार चेंज होती जा रही है। तो आप मेरी पोजीशन को डिफाइन नहीं करोगे, अगर मैं लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो आप डिफाइन करोगे मेरे पोजीशन के चेंज होने के रेट को। पोजीशन का चेंज होने का रेट क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर मैं कंटिन्यूअसली आपके सामने, यहाँ पे बोर्ड के सामने मैं अगर टहल रहा हूँ, तो आप क्या डिफाइन करोगे, आप मेरी वेलोसिटी डिफाइन करोगे। अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ पे आप सबने ये चीज देखी होगी, आप सबने चीज देखी होगी, एनर्जी होती है ना, एनर्जी होती है, हाँ एनर्जी होती है, एनर्जी के बहुत फॉर्म्स होते हैं, वेरी गुड, एनर्जी होती है। अब जैसे यहाँ पे ये लाइट बल्ब जल रहा है, आपके रूम में लाइट बल्ब चल रहा है, आप ये बल्ब चल रहा है, अब ये टीवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, बल्ब चल रहा है। अब बल्ब में यूज क्या होती है, बल्ब में, लाइट बल्ब में, एलईडी में यूज क्या होती है, आप बोलोगे सर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी है। लेकिन वो बल्ब लगातार जल रहा है, वो बल्ब लगातार जल रहा है। अच्छा, आप शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे 9 वॉट की एलईडी चाहिए, मुझे 7 वॉट की एलईडी चाहिए। तो जो वॉट वर्ड आपने यूज करा, वो वॉट का मतलब क्या है। अच्छा, बल्ब तो लगातार जल रहा है ना, तो वॉट होता क्या है, वॉट होता है जूल पर सेकंड। एनर्जी का खर्च होने का रेट ही क्या है, वॉट। एनर्जी का खर्च होने का रेट क्या है,
वॉट है ना। तो इसलिए आप बोलते हो कि अब बल्ब नहीं पता ना कितनी देर से जल रहा है, कब से जल रहा है, जलता रहेगा, कब तक जलता रहेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ उसमें खर्च हो रही है एनर्जी। मुझे नहीं पता कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे ये पता है कि हर सेकंड एनर्जी के खर्च होने का रेट कितना है। अगर वो 7 वॉट की एलईडी है तो फिर हर सेकंड 7 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। अगर वो 9 वॉट की एलईडी है तो हर सेकंड 9 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। क्यों? क्योंकि वो काम लगातार हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्लूइड्स में जो डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता चला जाता है। छोटा फोर्स लगाओगे तब भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा फोर्स लगाओगे तब भी डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डिफॉर्मेशन के होने का रेट। क्या डिफाइन करेंगे? डिफॉर्मेशन होने का रेट। अगर फोर्स कम है तो डिफॉर्मेशन का रेट कम है, अगर फोर्स ज्यादा है तो डिफॉर्मेशन का रेट भी ज्यादा है। इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डिफाइन करते हैं हमेशा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जिसको हम आगे जाके बोलेंगे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अभी जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक फिक्स फोर्स के लिए फिक्स डिफॉर्मेशन, यहाँ पे नो मैटर फोर्स कितना भी स्मॉल हो, डिफॉर्मेशन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये बात हम आगे भी आएगी, डेरिवेशन करेंगे, वहां पे वो चीज प्रूव भी होगी। तो यहाँ पे इसके बारे में केवल इतना ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जान गए फ्लूइड क्या होता है, हम फ्लूइड भी जान गए। इससे पहले हम मैकेनिक्स जान चुके थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इसको आप खुद भी बना सकते थे बहुत आसानी से, आपको की टर्म्स पता है। देखो, इट इज द सब कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। देखो, सब कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से पढ़ते क्या है? बॉडीज के बारे में, जो स्टेशनरी हो या फिर मूविंग हो, किसके अंडर में हो? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। तो इट इज द सब कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड्स एट मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, ये बात लिखा था। अब बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट हम फ्लूइड में थ्रू आउट हर जगह फॉलो करते रहेंगे, उनको हम बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट। मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि पहला कंसेप्ट है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये माइक्रो, ये मैक्रो, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, अब ये दोनों अप्रोचेस हैं क्या? देखो, जैसे नाम से क्लियर है, माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रोस्कोपिक, देखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, हम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं, हम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर किसी चीज को हम पढ़ने जाएंगे तो हम किसी एक अप्रोच से अपनी स्टडी को शुरू करेंगे। एक अप्रोच तो बनाएंगे ना, कि एक प्लान तो करेंगे ना कि किस तरीके से मैं इस चीज को पढ़ूंगा, किस तरीके से मैं इस फ्लूइड के बारे में जानूंगा, जानने का क्या तरीका होगा, क्या रास्ता होगा, उसी को क्या बोलते हैं? हम अप्रोच बोलते हैं। तो दो अप्रोच बनाई गई, एक अप्रोच होती है माइक्रोस्कोपिक, दूसरी अप्रोच होती है मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, किसी एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करते हैं। जैसे क्लास में आप लोग बैठे हुए हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी एक इंडिविजुअल बच्चे के बारे में जानना चाह रहा हूँ, उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ कि बच्चा क्या कैसे पढ़ता है, अच्छा है पढ़ने में, नहीं अच्छा है, रोज क्लास आता है कि नहीं आता है, कितने क्वेश्चन करता है, क्या नहीं करता है। तो ये क्या हो गई? किसी अगर इंडिविजुअल को आप फोकस कर रहे हो तो क्या हो गई? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अच्छा, ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आप कब कर सकते हो? ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आप तब लगा सकते हो जब आपका सिस्टम क्या हो? छोटा। जब सिस्टम कैसा हो? छोटा सिस्टम हो, वहां पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच काम कर जाएगा। लेकिन अब फ्लूइड के अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटी सी, एक छोटे से वॉल्यूम में भी। अब वहां पे ये अप्रोच लगा पाना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम किसी एक फ्लूइड्स के पार्टिकल्स का एवरेज बिहेवियर देखते हैं। क्या देखते हैं? एवरेज बिहेवियर देखते हैं कि ऑन एन एवरेज इनका बिहेवियर कैसा है, ऑन एन एवरेज इनका बिहेवियर कैसा है। तो ये हो गई मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ये हो गई मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसको हम किसी बड़े सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बड़े सिस्टम में अप्लाई नहीं कर सकते। माइक्रो मतलब छोटा, इंडिविजुअल की स्टडी। मैक्रो मतलब एवरेज बिहेवियर, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का एवरेज बिहेवियर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज बिहेवियर। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पहला बेसिक कंसेप्ट हो गया, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसके बाद अभी हम देखेंगे दूसरा, कॉन्टिन्यूअम, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम। तीसरा हम देखेंगे नो स्लिप कंडीशन। तो ये तीन बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। फिर हम अभी दूसरे पे आते हैं, किस पे? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअम पे।